क्या आपने कभी सोचा है कि ये ईरान वर्सेस इसराइल यूएस की लड़ाई के पीछे की असलियत क्या है? एप्स्टीन को क्या जरूरत थी इन सब एक्टिविटीज को डॉक्यूमेंट करने की? क्या ये वो उसकी फैंटेसी थी या वो फिर एक इंटेलिजेंस एजेंट था? जेफरी एप्स्टीन एक वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियर था जिसका जन्म 1953 में हुआ। Epstein files. The Epstein files. To the paedophile Jeffrey Epstein. American sex offender Jeffrey Epstein. DOJ ने जनवरी 30, 2026 को 3.5 मिलियन पेजेस रिलीज किए। Do you believe the strikes in Iran are connected to that? There's a more complicated story about the strikes in Iran. मगर इन सब में एप्स्टीन और इसराइल का लिंक कैसे कनेक्ट करता है? फाइल्स में एहुद बाराक, फॉर्मर इजराइल प्राइम मिनिस्टर का नाम भी कई बार आता है। वो 2013 से 2017 के बीच जेफरी एप्स्टीन के न्यूयॉर्क टाउन हाउस पर मल्टीपल विजिट्स कर चुका था। Remember the Jeffrey Epstein file, and the Israeli Mossad is blackmailing him. क्या ये सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की धमकियों का मामला है या इसमें बहुत गहरे राज छुपे हैं जो हमसे छुपाया जा रहा है? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इतनी अग्रेसिवली इस वॉर में शामिल होने का क्या मतलब हो सकता है? ईरान और इसराइल की लड़ाई में अमेरिका ऑफिशियली डायरेक्ट पार्टी नहीं है, फिर भी यूएस के मिसाइल्स ईरान पर गिर रहे हैं। हर एक मिसाइल के पीछे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा है और ये पैसा किसी और का नहीं है बल्कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का है। तो क्या ट्रंप सच में ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए ये वॉर पुश कर रहा है या फिर वॉशिंगटन एक ऐसे अलायंस को फॉलो कर रहा है जहां इसराइल की सिक्योरिटी प्रायोरिटीज अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट कर रही है? और अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये वॉर नेशनल इंटरेस्ट के लिए है या फिर पावरफुल अलायंसेस के लिए? मीडिया जो रोज बॉम्ब ब्लास्ट और मिसाइल्स अटैक्स दिखा रहा है, क्या वो हमारा ध्यान हटाने के लिए है? बिल्कुल जैसे जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स है। और ये सब देखकर लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल सीट खतरे में है। क्या रेजिग्नेशन का प्रेशर बढ़ रहा है? Do you believe the strikes in Iran are connected to that? There's a more complicated story about the strikes in Iran, but I think it's one of the maybe contributing reasons that Trump was tempted to go to war without getting an authorization. चलिए इस राज को समझते हैं और देखते हैं कैसे सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले बात करते हैं इस वॉर के शुरुआत की। 28 फरवरी को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शायद वेपनाइज करने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उस वक्त इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। उसी रात इसराइल ने यूएस के साथ मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया, जिसे हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इस क्राइसिस पर इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गई, जहां रशिया और चाइना ने यूएस इसराइल स्ट्राइक्स पर तुरंत सीज फायर की मांग की। वहीं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से कहा कि ये मिलिट्री एक्शन सेल्फ डिफेंस के तहत लिया गया, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। लेकिन कई इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत नहीं है। सिडनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बेन सॉल और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉन रॉथवेल जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी मिलिट्री स्ट्राइक्स यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के दायरे में तभी आती है जब कोई आर्म्ड अटैक हो या तुरंत खतरा हो। Preemptive war to prevent another country acquiring a nuclear weapon or some other dangerous weapon is not lawful. उनका कहना है कि अगर ऐसा इमीडिएट थ्रेट प्रूव ना हो तो ऐसी एक्शन इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ माना जा सकता है। साथ ही उस वक्त ओमान के थ्रू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नेगोशिएशंस भी चल रही थी। मगर ये सब क्यों हो रहा था? मीडिया में हर चैनल पर हेडलाइंस चल रही है, ईरान न्यूक्लियर थ्रेट और तेहरान टेरर प्लॉट। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी कहानी धीरे धीरे हेडलाइन से गायब होने लगी, जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स। क्या यह सोचने की बात नहीं है कि जैसे ही ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, पब्लिक अटेंशन एप्स्टीन फाइल से हटकर वॉर कवरेज पर शिफ्ट हो गया? Remember the Jeffrey Epstein file, and the Israeli Mossad is blackmailing him. He is going for a war because they told him, if you don't, there are tapes, there are allegedly tape of raping underage girls by President Trump. Then what you are going to do? चलिए सबसे पहले समझते हैं जेफरी एप्स्टीन कौन था और उसके फाइल्स क्या है। जेफरी एप्स्टीन एक वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियर था जिसका जन्म 1953 में हुआ और 2019 में वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन जेल में अपनी सेल में डेड पाया गया, जिसे अथॉरिटीज ने सुसाइड करार दिया। लेकिन उसकी डेथ पर तुरंत सवाल उठने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर नहीं थे और जेल के सर्विलेंस कैमरास भी काम नहीं कर रहे थे, जिसने और भी सस्पिशियस को जन्म दिया।
एप्स्टिन पर आरोप था कि वो कई सालों तक सेक्स ट्रैफिकिंग का नेटवर्क चलाया करता था, जिसमें अंडरएज लड़कियों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 से 17 साल की उम्र तक को रिक्रूट किया जाता था। प्रोसिक्यूटर्स का कहना था कि उन्हें पावरफुल और अमीर लोगों के साथ मिलवाया जाता था, जिसमें पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज शामिल थे। इसी वजह से ये केस सिर्फ एक क्रिमिनल स्कैंडल नहीं था, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क माना जाता है जिसके कनेक्शंस दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन एप्स्टिन केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उससे जुड़ी कई कॉन्फिडेंशियल फाइल्स धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आने लगी। कोर्ट ऑर्डर्स और लीगल प्रेशर के बाद हजारों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स अनसील किए गए। डीओजे ने जनवरी 30, 2026 को 3.5 मिलियन पेजेस रिलीज किए, साथ ही 2000 वीडियोस और 1,80,000 इमेजेस, जिसमें ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, विजिटर्स रिकॉर्ड्स और विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स शामिल थे। इन रिकॉर्ड्स ने पहली बार दिखाया कि एप्स्टिन का नेटवर्क कितना बड़ा था और कैसे उसके कनेक्शंस दुनिया के पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों तक पहुंचते थे। वो यंग गर्ल्स को मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स या एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज का प्रॉमिस देता था, लेकिन जब वो उसके नेटवर्क में फंस जाती थी तो उन्हें ड्रग्स और प्रेशर के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। कुछ विक्टिम्स ने अपनी टेस्टिमनीज में कहा कि एप्स्टिन उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता था। wasn't just physical, it wasn't just sexual, but it was mental. This was a sex trafficking operation. These girls were essentially being molested and raped by these men. There's फाइल्स में मेडिकल रिपोर्ट्स भी मेंशन है, जहां कुछ लड़कियों को एसटीडीज हुए और अबॉर्शंस करवाए गए। कई सर्वाइवर्स ने एक और डिस्टर्बिंग डिटेल्स बताई कि एप्स्टिन के प्रॉपर्टीज पर सर्विलेंस का सिस्टम काफी एक्सटेंसिव था, और कुछ विक्टिम्स ने कहा कि उन्होंने देखा कि वहां हर जगह हिडन कैमरास लगे हुए थे, जिससे उन पर कांस्टेंट कंट्रोल और प्रेशर बनाया जाता था। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान अथॉरिटीज ने 150 से ज्यादा विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए। फाइल्स में 1000 से ज्यादा पावरफुल लोगों के नाम शामिल है, जैसे इलॉन मस्क, टेस्ला सीईओ, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, लियोन ब्लैक, अपोलो ग्लोबल, लेस वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट और हॉलीवुड से केविन स्पेसी, क्रिस टकर। एक 2002 इंटरव्यू में ट्रंप ने एप्स्टिन के बारे में कहा था, आई हैव नोन जेफ फॉर 15 years, terrific guy, likes beautiful women as much as I do, and many of them on the younger side। बाद में ट्रंप ने कहा कि 2004 में जब उन्हें अंडरएज गर्ल्स के एलिगेशंस के बारे में पता चला तो उसने एप्स्टिन को मार ए लागो से बैन कर दिया और अपना रिलेशनशिप खत्म कर लिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी मेंशन है कि एक विमेन ने एफबीआई को स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उसने एप्स्टिन के नेटवर्क के थ्रू ट्रंप पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगाया, लेकिन इससे जुड़ी डिटेल्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में अभी फुली रिलीज नहीं हुई। इसी तरह बिल क्लिंटन का नाम भी एप्स्टिन के फ्लाइट लॉग्स में आया, मगर इन सब में एप्स्टिन और इसराइल का लिंक कैसे कनेक्ट करता है, यह जानना बहुत जरूरी। फाइल्स में एहुद बाराक, फॉर्मर इजराइल प्राइम मिनिस्टर का नाम भी कई बार आता है। वो 2013 से 2017 के बीच जेफरी एप्स्टिन के न्यूयॉर्क टाउन हाउस पर मल्टीपल विजिट्स कर चुका था और एक कंपनी कार्बाइन में पार्टनर था, जो इसराइल इंटेलिजेंस टेक है। इसी बीच फॉर्मर इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर एरिबेन मिनाशे ने अपनी राइटिंग्स में क्लेम किया कि एप्स्टिन का काम इंटेलिजेंस स्टाइल हनीपॉट ऑपरेशन से जुड़ा हो सकता था, यानी पावरफुल लोगों को कॉम्प्रोमाइज करके उन्हें ब्लैकमेल करना। एप्स्टिन ने कुछ प्रो इसराइल ऑर्गेनाइजेशंस को $1 मिलियन डोनेशंस भी दिए थे, जिनमें फ्रेंड्स ऑफ द इजराइल डिफेंस फोर्सेस भी शामिल हैं। और एक फाइल में एप्स्टिन ने यूएई के बिजनेस टाइकून सुल्तान अहमद बिन सुलाइम को इंट्रोड्यूस किया इसराइल ऑफिशियल्स से, जिसे कहा गया कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स का बेस बना। The Abraham Accords, launched in 2020, were built on a simple logic: unite Israel and Sunni Arab states against Iran's rising power. They were never meant to include Tehran. In fact, Iran was the very reason behind the Accords, the common enemy. बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि एप्स्टिन का मोसाद से कोई लिंक नहीं था। फिर भी एप्स्टिन केस के डॉक्यूमेंट्स और कनेक्शंस एक बात जरूर दिखाते हैं, उसका नेटवर्क सिर्फ एक क्रिमिनल स्कैंडल तक लिमिटेड नहीं था। अब सवाल उठता है टाइमिंग का। एप्स्टिन से जुड़ी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स जब पब्लिक डोमेन में आने लगी तब पब्लिक आउटरीच भी अपने पीक पर था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद ग्लोबल हेडलाइंस अचानक ईरान की कॉन्फ्लिक्ट पर शिफ्ट हो गई। मीडिया कवरेज का फोकस
फोकस तेजी से वॉर की तरफ चला गया। ऑनलाइन सर्चेस और डिस्कशंस भी धीरे धीरे कम होने लगे। इसी बीच रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थॉमस मैसी ने ट्विटर पर लिखा कि ईरान पर बॉम्बिंग करने से लीडर्स पर लगे एप्स्टीन के दाग मिट नहीं जाएंगे। कुछ कमेंटेटर्स और मैगजीन्स ने भी इस कोइंसिडेंस पर सवाल उठाए और ये डिबेट शुरू हुई कि क्या वॉर कवरेज ने एप्स्टीन स्कैंडल को पब्लिक अटेंशन को हटाने में रोल प्ले किया। इस कंट्रोवर्सी का पॉलिटिकल इंपैक्ट भी बहुत बड़ा हो सकता है। एप्स्टीन फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स के बाद वॉशिंगटन में डिबेट्स और तेज होने लगी। अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि अगर किसी भी हाई प्रोफाइल फिगर का लिंक्स या एलिगेशंस कंफर्म होते हैं तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। पब्लिक ओपिनियन पोल्स भी ये दिखाते हैं कि काफी अमेरिकन चाहते हैं कि एप्स्टीन केस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपेरेंट तरीके से रिलीज की जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन में ट्रांसपेरेंसी का प्रॉमिस किया था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ब्लेम गेम में बदल गया। ये सब कुछ देखकर क्या आपको सच में लगता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? अगर ईरान का कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस होता है और एप्स्टीन से जुड़ी लीक्स और सामने आती है तो पॉलिटिकल प्रेशर और बढ़ सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस में ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन सकता है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और एंगल है। एक तरफ ईरान है जो 1970 से ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का साइनेटरी है और जिसके न्यूक्लियर साइट्स पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इंस्पेक्शंस होती रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट हाई लेवल्स तक बढ़ाया है, लेकिन इंस्पेक्टर्स ने अब तक वेपन ग्रेड लेवल लगभग 90% का प्रोडक्शन कंफर्म नहीं किया। दूसरी तरफ इजराइल है जिसने एनपीटी साइन नहीं किया और जिसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफिशियली अनडिक्लेयर्ड माना जाता है। इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स जैसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट्स सजेस्ट करती है कि इजराइल के पास तकरीबन 80 to 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं। हालांकि इजरायली गवर्नमेंट इस पर ना कंफर्म करती है ना डिनाई। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक अलायंस है जिसके तहत वॉशिंगटन हर साल इजराइल को $multi-billion मिलिट्री एड देता है। इसी वजह से कुछ लोग सवाल उठाते हैं, जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इतनी सख्त स्क्रूटिनी होती है तो इजराइल के अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उतनी डिस्कशंस क्यों नहीं होती। ईरानियन ऑफिशियल्स जैसे अब्बास अराशी वो भी बार बार कहते रहे हैं मिडिल ईस्ट की न्यूक्लियर पॉलिसी में डबल स्टैंडर्ड है। इसी वजह से ये मुद्दा आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल डिबेट बना हुआ है। लेकिन कहानी शायद सिर्फ न्यूक्लियर इशू तक लिमिटेड नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क्स और जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ा हो सकता है। एप्स्टीन फाइल्स में भी ऐसे कनेक्शंस का जिक्र मिलता है जो इस्राएली सर्कल से होते हुए यूएई तक पहुंचते थे और यूएई आज गाजा से जुड़ी नेगोशिएशंस में रोल प्ले कर रहा है। इसी वजह से कुछ ऑब्जर्वर्स ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसे नेटवर्क्स इन्फ्लुएंशियल या प्रेशर बनाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। यूएस के कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि वॉशिंगटन का स्ट्रेटेजिक गोल ईरान को वीक करना भी हो सकता है क्योंकि चाइना ईरान से सिग्निफिकेंट ऑयल इंपोर्ट करता है। साथ ही रशिया और ईरान के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन भी है। जैसे एडवांस मिसाइल सिस्टम की बात इस सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। लॉन्ग टर्म में कुछ ऑब्जर्वर्स इस कॉन्फ्लिक्ट को एक प्रॉक्सी स्ट्रगल के रूप में देखते हैं जहां मेजर पावर्स इन्फ्लुएंस के लिए कम्पीट कर रही है और शायद वक्त ही बताएगा कि इस कहानी की सच्चाई क्या हो सकती है। पावरफुल लोग अपने गुनाह छुपाने के लिए लोगों की जान ले रहे हैं। एप्स्टीन जैसे के डार्क सीक्रेट्स को मीडिया क्यों डाइवर्ट कर रही है? क्या ये सब कवर अप करने के लिए ट्रंप ने वॉर शुरू की थी?